नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात सभी मित्रों को, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को हम डिटेल के साथ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस पेपर 5वें की। इसके पहले 4 प्रैक्टिस पेपर अपलोड कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस पेपर। 30 प्रश्न रहेंगे, पूरे कंसेप्ट से लिए गए प्रश्न हैं, आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे। और 30 में से जितना भी आप लोगों का फीडबैक हो, स्कोर हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न साथियों आप लोगों के स्क्रीन पर है। विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में भी शामिल है। दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि, आदत, ए व बी दोनों, ए बी सी तीनों, बी सी या ये सभी हो जाएंगे। प्रत्येक शिक्षा बंधु कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, बाल विकास में 30 में से 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। तो विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में भी शामिल है। दृष्टिकोण भी होता है, स्वभाव भी होता है, रुचि भी होती है और आदत भी होती है। तो यहाँ पे ये सभी फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग अपना अपना फीडबैक अपना अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो कि बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियाँ, इच्छाएं, दृष्टिकोण एक तरह से इसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न दिया गया साथियों, प्रश्न क्या है समझिएगा। प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक भी करना है आप सभी प्यारे मित्रों को, प्रत्येक शिक्षक बंधुओं को। विकास की एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है साथियों? क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? गेसेल का, हरलाक का, क्रो को या स्किनर का हो जाएगा। तो विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो विचारक हैं इनका जो कथन है यह स्किनर महोदय से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, और चूहर क्रम के अनुसार धीरे धीरे चलता है, यह आपको ध्यान देना है। हरलाक का क्या कथन है? बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। ये शब्द आ जाए कि बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो हरलाक का कथन है। जी हाँ, समस्त पहलुओं पर इन्होंने ताला लाक कर दिया, हर पहलुओं पर इन्होंने लाक कर दिया। समस्त यानी हर पहलू। और क्रो का कथन क्या है कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान में क्रो की परिभाषा क्या है? विज्ञान की या बाल मनोविज्ञान की वह अवस्था या वह शाखा जिसमें जन्म से लेके परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब बात करेंगे गेसेल के अनुसार परिभाषा की। देखिए, जो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, परंतु जो सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, किसका कहना है? गेसेल का कहना है। तीसरा प्रश्न है साथियों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? एनएसटी ने, रास ने, जिन्सवर्ट ने, हॉलैंड या डगलस ने कहा था? तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि वातावरण की वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वो किसने कहा है? रॉस का कथन है। इनको वातावरण बहुत रास आता है, इनके वातावरण की बाहरी शक्ति बहुत रास आती है। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे। फोर्थ प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का जो महत्व होता है, आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और तीनों से बताना है
किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व केवल ए, केवल बी, केवल सी या ये सभी में होता है? देखिए, जहाँ पे बालक के समाजीकरण में धर्म की बात करते हैं तो आदर्शों में भी, अनुकरण में भी, संस्कार में भी होता है। तो ये सभी वाला हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कोई भी आप लोगों का डाउट हो, फीडबैक हो, आप लोग अवश्य नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्योंकि बालक के समाजीकरण के आदर्शों का महत्व होता है, क्योंकि समाजीकरण को तीव्र करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये आपकी सारी चीज़ें हैं। बालक के समाजीकरण में, तीव्र सीखने में आदर्श, अनुकरण, संस्कार ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। 5वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा को नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। हम इसके डिटेल के चर्चा भी करेंगे। तो पियाजे जी के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष जो मानी जाती है, इस दौरान जो बच्चा होता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बेहतर सीखता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इससे एक प्रश्न जरूर ज़्यादातर चांसेज है पूछने के कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, और इसमें जो है मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होता है। भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, नाक, कान आदि इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष में। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं इसमें विभेद करने लगता है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न कि बालक किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं इसमें विभेद करने लगता है? जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। और इसी दौरान बच्चा जो होता है भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य बन जाता है, यह हो जाता है। और बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है? वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। तीसरी अवस्था है आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की। इस अवस्था में बालक इन वस्तुओं को पहचानने, इनका विभेदीकरण तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। किसकी बात करेंगे? वस्तु को पहचानना, विभेदीकरण करना और वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। चौथा आप जानते हैं अमूर्त या औपचारिक, बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे जो होते हैं सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में। मुख्य रूप से शिक्षण से, व्यक्तित्व रूप से या समूह के द्वारा सीखते हैं। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वमान्य है। तो एक बाल केंद्रित कक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें बच्चे जो समानतः सीखते हैं व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बालक जो कुछ सीखता है इससे इसकी आवश्यकताओं का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। बाल केंद्रित में आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इस अवस्था में शिक्षण विधि को प्रयोग लाते समय बाल मनोविज्ञान के ही आधार बनाया जाता है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? वंशानुगत, वातावरणीय, वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं साथियों, वह वंशानुगत और वातावरणीय दोनों कारक होते हैं। यह प्रश्न हम क्लास पर कर भी चुके हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि स्टर्नबर्ग का कथन है कि बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण अनुकूल बनाता है तथा अपने समाज एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है, उन्हें परिवर्तित करता है। 8वां प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रत्येक प्रश्न को। 8वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से हो तो सही, किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है। समझिएगा प्रश्न को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है, किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है।
तो इसे सुधारने के लिए आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे, उसे उन वाक्यों को सही बोलकर बताएंगे, इसे सही वाक्य संरचना के बारे में इसके साथी से ज्ञात करने के लिए कहेंगे, या फोर्थ ऑप्शन, इसकी शिकायत इसके अभिभावक से करेंगे। तो देखिए, शिकायत की बात हम नहीं करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? यदि कोई बालक अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से सही है, अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो एक शिक्षक के रूप में जो कार्य होगा कि उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वहाँ की डिटेल के साथ है, आपको टेलीग्राम पर PDF फाइल मिल जाएगी। टेलीग्राम पर सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, सारी PDF फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रहित में TT फैमिली है, आपका परिवार है। अगला प्रश्न है साथियों, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या हो सकता है? मात्राओं को, साथियों मात्राओं नहीं, यहाँ पे छात्राएं हैं। छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्र के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। 3 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे दिया गया आपका कूट भाषा, A सही है, B सही है या ये सभी सही है। तो छात्रों के बीच जो लैंगिक प्रभाव को कम करना है, तो छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर भी उपलब्ध कराना, और छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता समान। देखिए, समानता जहाँ जहाँ भी बात करें, अगर दोनों में लैंगिक में छात्र छात्राओं में समानता, बालक बालिकाओं में समानता की बात कर रहा है, तो वह लैंगिक प्रभाव को कम करने का उपाय है। तो तीनों हमारे सही हैं, अर्थात जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया ये सभी वाला सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, 10वें प्रश्न की। साथियों, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण क्या होता है? वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, कौन सा होगा? A, B, केवल B, A, C या ये सभी हो जाएंगे। देखिए, व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण वातावरण भी होता है, वंशानुक्रम भी होता है और आयु भी होती है। तो यहाँ पे ये सभी जो है व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण हो गए। व्यक्तित्व मतलब विभिन्नताएं, आपकी हमारी विभिन्नताएं। यहाँ पे व्यक्तिगत बात कर रहा है, यहाँ पे आपको लैंगिक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कर रहे हैं। तो व्यक्तित्व विभिन्नता की बात में वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, ये तीनों आ जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, 11 नंबर प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, अधिगम के अचो मूल्यांकन के मानदंड इनमें से कौन हो जाएंगे? अच्छे यहाँ पे होगा, मिसप्रिंट हुआ है। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का यह के मानदंड हैं, ये युक्तिसंगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं या उपरोक्त सभी। तो अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का या इसके मानदंड जो होते हैं युक्तिसंगत, विश्वसनीय, तुलनीय तीनों होते हैं, अर्थात फोर्थ ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। क्या होते हैं? ये विश्वसनीय होते हैं मूल्यांकन और पद्धति का सही होना। ये तुलनीय होते हैं जब इनकी तुलना अन्य विभागों अथवा विद्यालयों से की गई तो जांच परख से की जाती है तो ये ठीक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 12 नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। वर्तमान समय से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए या वर्तमान समय से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा B ग्रेड के अंतर्गत रखा जाएगा? 90 से 100, 56 से 74, 75 से 896, 75 से लेके 96, 800 नहीं है, ठीक है, मिसप्रिंट है, और 35 से 55 तक। देखिए यहाँ पे B ग्रेड की बात करेंगे तो 90 से 100 A+ पे रखा जाता होगा, ठीक है। तो B ग्रेड की अगर बात करें तो हमारा 56 से 74 जो है B ग्रेड पर रखा जाएगा। वर्तमान समय में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो है ग्रेडों का विवरण आइए जान लेते हैं। देखिए A+ जो होता है सर्वोत्कृष्ट कहलाता है 90 से 100, A जो होता है उत्कृष्ट कहलाता है 75 से 89, और B होता है 56 से लेके 74 तक, ठीक है, और C जो होता है अच्छा कहलाता है 35 से लेके 55 तक, और जो D ग्रेड है वह 35 से कम औसतन, जिसे पासिंग मार्क कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की जो आप लोगों के स्क्रीन पर है।
एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? आप अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप शिक्षक बंधु हैं, आपका कमेंट सर्वोपरि है। अब आपको कमेंट करना है कि एक शिक्षक हैं, आप अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहेंगे? उच्च वर्ग के बालकों को, सभी को समान महत्व, या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को, या अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को? देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, समानता की बात नहीं कर रहा है। एक शिक्षक के रूप में सभी के समान है, समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, समान अधिकार की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे। ठीक है, आपके लिए बालक बालिकाएं, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, जातियाँ समान हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे समान का हो, चाहे अनुसूचित का हो, चाहे जनजाति का हो, सभी आपके लिए समान है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। आप जानते हैं शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, आपकी कक्षा का एक छात्र जो है सोहन बोलते समय हकलाता है, तो आप इसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? मतलब एक बालक है जो हकलाता है, यानी कि अक्षमता की बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु एक आवश्यक जो कदम होगा आपके लिए, वो बेहतर कौन सा होगा? तो उसे अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे, या प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, इसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, या विशेष शब्दों के उच्चारण को इससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। देखिए साथियों, बच्चा हकला रहा है, ठीक है, बच्चा अक्षमता से पीड़ित है, या कह सकते हैं बच्चे में जो अक्षमता है वह सबसे आवश्यक कदम होगा शिक्षा के लिए। एक शिक्षक के लिए उस बच्चे पर जो सोहन बोलते समय हकलाता है, उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करवाना या कराएंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा की वजह से शारीरिक रूप से विकलांग बालक वे बालक हैं जिनके शरीर का कोई अंग व ज्ञानेंद्रिय असमान होती है, जिसके कारण शिक्षा प्राप्त करने में विशेष कठिनाई होती है। उदाहरण मूक या हकलाने वाले बालक, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित बालक, ये सारे आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है? प्रत्यक्षीकरण की, कल्पना की, तर्क की, या समावेशन की प्रक्रिया की बात करेंगे। तो इनमें से बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग जो है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया है, कल्पना की है और तर्क की है, लेकिन समावेशन की प्रक्रिया जो है ये सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बालकों में सोचने की प्रक्रिया के जो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, कल्पना के आधार पर सोचना, प्रत्ययों के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर, तर्कना व अनुभव के आधार पर, और आपका अगला है अनुकरण के आधार पर सोचना। तो ये इस जो आपकी समावेशन की प्रक्रिया है, ये सोचने की प्रक्रिया का अंग आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग के भाग हैं? शिक्षक व अन्य नियंत्रित अन्वेषण की बात करेंगे, समूह नियंत्रित अन्वेषण, छात्र नियंत्रित अन्वेषण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक और वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के अंग हैं। ये शिक्षक व अन्य क्या बात करेंगे? नियंत्रित अन्वेषण की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा में संवेगों का उपयोग बालकों की शिष्ट या उच्चिष्ट व सभ्य बना सकता है। बालकों के संवेगों का विकास करके इनमें उच्चतम विचार, आदर्शों, गुणों, रुचियों का निर्माण करता है तथा समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में इनमें किसका महत्वपूर्ण योगदान है? केवल माता पिता का, शिक्षक का, माता पिता एवं शिक्षक दोनों का, या केवल मित्र का है? तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में इनमें किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सभी लोग जानते हैं, माता पिता, शिक्षक, यहाँ पर दोनों का हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं होगा? बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, बालकों को अशक्त बनाना, या बालकों को शिष्ट बनाना। तो आप जानते हैं कि संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में जो हमारा महत्वपूर्ण नहीं है कि बालकों में क्या करना, असभ्य बनाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बालकों को असभ्य बनाना, एक असभ्य क्या है शब्द, निगेटिव माना जाएगा पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा में संवेगों का उपयोग बालकों को शिष्ट तथा सभ्य बना सकता है।
बालकों के संवेगों का विकास करके उनमें उत्तम विचार, आदर्श गुणों और रुचियों का निर्माण करता है तथा समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं होगी। इसमें क्रियाशीलता होती है, यह व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है, यह किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। देखिए, जो अभिप्रेरणा होती है एक मोटिवेशन के तौर पर, तो ये जो अभिप्रेरणा है किसी व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, नेगेटिव हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं 20वें प्रश्न की। संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना, या ये सभी पैदा कर सकता है। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि संवेग किसी बालक में सफलता की भावना भी पैदा कर सकता है, प्रेरणा की भावना भी पैदा कर सकता है और रुचि की भावना भी पैदा कर सकता है। तो संवेग जो है किसी बालक में ये सभी पैदा कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे, प्रत्येक भाई बहन जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्जाम फतेह की तैयारी चल रही है, सिलेक्शन की तैयारी चल रही है। इस बार सिलेक्शन सर्वोपरि है क्योंकि तैयारी लाजवाब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रही है, परंतु आपका प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है सिलेक्शन पाने के लिए। 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। साथियों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का उदाहरण निम्न में से किससे हुआ है? सभ्यता और प्रगति से, गीतांजलि से, गोदान से, विज्ञान एवं तकनीक से। देखिए, आप देखेंगे तीनों ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं, गीतांजलि, गोदान, विज्ञान, तकनीक, लेकिन सभ्यता और प्रगति एक अच्छे कीवर्ड माने जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 की रूपरेखा का जो उदाहरण होगा सभ्यता और प्रगति हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसमें ये बताया भी गया है कि सृजनात्मकता का उदार और आनंद, और इसका ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उदाहरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने हमें बताया भी है कि सृजनात्मकता का उदार और आनंद बचपन की कुंजी है। इनमें शामिल है विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, नई स्थितियों का लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से सामना करना। अगला प्रश्न साथियों, बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है वो बच्चों को जो है पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है? वो मतलब यहाँ पे बच्चा यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा उदाहरण जो बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, विचारों की रचना करना। ए व बी व सी व डी, या ये सभी। देखिए, कोई भी बच्चे के अगर पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है तो अन्वेषण, अगर अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोज होता है, तो वो भी सक्रिय रखता है। अगर बालक प्रश्न पूछता है या शिक्षक पूछते हैं तो वो भी सक्रिय रखता है। वाद विवाद यानी बातचीत करते हैं, वो भी सक्रिय रखता है। और विचारों की रचना कर रहे हैं तो वो भी सक्रिय रखता है। तो ये सभी जो है हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे उदाहरण जो है बच्चों के पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? उपलब्ध अभिप्रेरणा की बात करेंगे। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में जुटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता, या यहाँ पे जल्दबाजी के कार्य करने की प्रगति। सभी कमेंट करेंगे। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है? उपलब्ध अभिप्रेरणा वह होती है जो चुनौतीपूर्ण जो है कार्य करने में जुटे रहने की प्रवृत्ति को ही उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उपलब्धि की समान आवश्यकता है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति होना। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो सभी जानते हैं, थांडाइक महोदय जी ने। हम पिछले प्रैक्टिस पेपर भी बात कर चुके हैं और क्लास पर भी बात कर चुके हैं कि अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम आए, तत्परता का नियम आए, ये किसकी बात करेंगे? थांडाइक महोदय की बात करेंगे। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्किनर महोदय सक्रिय अनुबंधन की बात करेंगे। किस पर प्रयोग किया? चूहे पर प्रयोग किया। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। थांडाइक की बात करेंगे। थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली की बात करेंगे।
कोहलर ने चिंपांजी नामक बंदर पर प्रयोग किया था। और कर्ट लेविन की बात करें किससे संबंधित है, छेद सिद्धांत से। तो स्किनर सक्रिय अनुबंधन, थांडाइक अभ्यास का नियम, कोहलर ज्ञानात्मक व संज्ञानात्मक नियम, संगठनात्मक नियम हो जाएगा और कर्ट लेविन छेद सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अध्यापक को शिक्षार्थी को अनुभव प्राप्त कराने के लिए क्या करना चाहिए। अध्यापक की बात कर रहे हैं, तो शिक्षार्थी को अनुभव प्राप्त कराने के लिए क्या करना चाहिए। शिक्षण की परंपरागत तकनीक अपनानी चाहिए, या कह सकते हैं शिक्षण के लिए केवल एक विधि को अपनाना चाहिए, या कह सकते हैं शिक्षण के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अध्यापक को विद्यार्थी को अनुभव प्राप्त कराना है, उसके लिए शिक्षण के लिए विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, डाल्टन विधि की बात करेंगे। बालकों में उत्तरदायी तथा आत्मनिर्भर बनने की भावना का विकास करना। पेस्टोलॉजी विधि में क्या है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए अध्यापक को पता होगा। दृश्य सहायक सामग्री क्या है, नमूने, चित्र, मानचित्र, ग्राफ हो गया। और श्रव्य सहायक सामग्री क्या हो गया, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि हो जाएंगे। इनसे भी संबंधित आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है, अप्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, एलेक्सिया या डिस्थीमिया। तो मस्तिष्क के सेरेब्रम में अगर क्षति हो जाती है तो उसके कारण कौन सी बीमारी होती है, अप्रेक्सिया जो है बीमारी हो जाती है। अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबद्ध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है, और यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। दूसरा है डिस्कैल्कुलिया। यह एक ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें गणित को समझने में बच्चों में कठिनाई का अनुभव करते हैं, और इसे न्यूमेलेक्सिया भी कहा जाता है। इसे कई प्रकार के नाम से भी जानते हैं, लेक्सिकल, वर्बल, डिस्कैल्कुलिया के नाम से भी जाना जाता है। और आपका है एलेक्सिया। देखिए, एलेक्सिया जो होता है मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। इसे सब अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजा भी कहा जाता है। अगला आपका डिस्थीमिया। यह गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इसमें व्यक्ति मन स्थित चित्तवृत्ति हमेशा इसकी क्या रहती है, निम्न रहती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है सबको जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर से है, समविष्ट से है, निःशुल्क पाठ पुस्तक उपलब्ध कराने से है, या पढ़ने के लिए बाध्य करने से है। देखिए, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य जो होता है, आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात करें समविष्ट करने की बात करेंगे। समावेशी मतलब सबका समान अधिकार, सबको समान शिक्षा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इसका तात्पर्य है समावेशी शिक्षा का कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में संविष्ट कर रहे, उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है बहुआयामी होता है, एक एकल आयामी होता है, संकीर्ण होता है, या इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे। तो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है वह किस प्रकार होता है, बहुआयामी होता है। 29वां प्रश्न दिया गया है, शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा का आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार जो है विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, यह जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। तो आप जानते हैं, समझते हैं, आरटी एक्ट से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा के आयु के अनुसार अधिक समझाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य जो है परिवार और समुदाय की सहायता से
6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती है। 30वां प्रश्न है इस प्रैक्टिस पेपर का आप लोगों को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। आपकी कक्षा में एक छात्र जो है देखते होंगे रोज अनुशासनहीनता करता है, तो आप इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय करेंगे? इसके वंशानुक्रम वातावरण का पता लगाकर इसका सही दिशा मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे, स्कूल में इसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, ये इसको इलाज के लिए किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो आप जानते हैं ऐसा अक्सर देखा जाता है, बच्चे गलती करते हैं, अनुशासन करते हैं, तो इसके वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाकर इसका सही दिशा मार्गदर्शन करना चाहिए। तो मार्गदर्शन और सही दिशा में मार्गदर्शन हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव ऑप्शंस होता है। तो ये रहे दोस्तों बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर के 5वां प्रैक्टिस पेपर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। 30 में से जितना भी आप लोगों को स्कोर हो कमेंट अवश्य करें। बाकी जल्द ही हम अगले प्रैक्टिस पेपर पर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।